नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री हब क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में सॉलिड पढ़ाया था, तो आज हम सॉलिड को आगे बढ़ाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको सॉलिड क्या होता है, इसके सामान्य अभिलक्षणों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे सॉलिड को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक था। आज हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। उन्हीं कणों की व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर हमने ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की, और नंबर 2 बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोसों को एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आज हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। देखिए, इससे पहले हम बता दें कि अक्रिस्टलीय ठोसों को हम लोग सिर्फ थोड़ा ही पढ़ते हैं, और क्रिस्टलीय ठोसों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं और किस प्रकार से इनकी कणों की व्यवस्था होती है, उसी आधार पर हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, हम आपको बता रहे थे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो चलिए आज हम जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि इनके घटक कण, जैसे घटक कण क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयंस, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अनियमित क्रम का मतलब क्या हो गया कि इनमें कोई नियम कायदा, यानी कि इस तरीके से ये लाइन चेन में नहीं होते हैं, इनकी व्यवस्था कहीं पर पाई जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आगे हमने बोला है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास व्यवस्था होती है। अच्छा, लघु परास व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लघु परास का मतलब होता है कि ये ज्यादा दूरी तक चैन नहीं बनाते, ये ज्यादा दूरी तक चैन नहीं बनाते, अर्थात इनकी जो चैनें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, जिसे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। ऐसे ही हम बात करें कि इनकी जो व्यवस्था होती है वो ज्यादा दूरी तक नहीं होती है, अर्थात ये ज्यादा लंबी चैन नहीं बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु परास व्यवस्था। चलिए आगे जानते हैं कि इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, अर्थात हम बात करें कि इनको जब हम चाकू से काटेंगे तो ये एक सीधी रेखा में नहीं कटते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि इनकी जो ज्यामिति होती है, अर्थात इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। गलनांक की बात करें, इनके जो गलने का टेम्परेचर है, अर्थात आप देखेंगे कि कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस होगा, जैसे हम मोम की बात कर लें तो देखते हैं कि मोम जो होता है वो धीरे धीरे पहले पिघलेगा, ठीक है, और पिघलने का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे, मतलब एक तरीके से धीरे धीरे गर्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे पिघलेगा। तो ये इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। यही बात करें, अक्रिस्टलीय ठोसों को जो गुण होते हैं वो द्रवों के समान होते हैं, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो गुणों में द्रवों से समानता प्रदर्शित करते हैं, अतः इसीलिए इन्हें हम अति शीतलीय द्रव कहते हैं। अति शीतलीय द्रव का मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं कमरे के तापमान पर जो हमारा मक्खन होता है ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जो हमारी प्लास्टिक है ये भी कमरे के तापमान पर कैसे पाई जाती है? सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि अगर हम देखते हैं कि कमरा का तापमान जो होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, तो ये इतने ठंडे होते हैं कि ये सॉलिड में बदल जाते हैं, जिसके कारण हम इन्हें अति शीतल द्रव या अति शीतलीय द्रव भी कहते हैं। क्योंकि, और देखिए, ये द्रवों से समानता क्यों दर्शाते हैं, आगे देखिए, क्योंकि इनमें संरचनात्मक कणों की जो व्यवस्था होती है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों की जो कणों की व्यवस्था होती है वो लगभग द्रवों के समान होती है या द्रवों के समान मिलती है। और इनमें अक्रिस्टलीय ठोसों में एक गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो समदैशिकीय होती है। कैसी होती है? समदैशिकीय। समदैशिकीय का मतलब क्या हो गया? देखिए, सम का मतलब क्या होता है? समान, दैशिक का मतलब दिशा, यानी कि
आकृष्टीय ठोसों के जो गुण होते हैं हम देखते हैं सभी दिशाओं में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। देखिए यहाँ पर सम का मतलब क्या हो गया, समान, और दैसिक का मतलब क्या हो गया, दिशा। यानी कि आकृष्टीय ठोसों का अध्ययन अगर हम एक दिशा से करें या अन्य सभी दिशाओं से करें तो हम देखते हैं कि आकृष्टीय ठोसों के जो गुण होते हैं सभी दिशाओं में एक समान दिखाई पड़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए अगर आपको आकृष्टीय ठोस अच्छा लगा हो तो आगे हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों की। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए आकृष्टीय ठोसों की कि आकृष्टीय ठोस क्या होते हैं, उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि आकृष्टीय ठोसों के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनके बारे में, आकृष्टीय ठोसों के एग्जाम्पल्स के बारे में। आकृष्टीय ठोसों के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे हम देखते हैं मोम, मक्खन, कांच, प्लास्टिक, रबड़, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, आकृष्टीय ठोस कहलाते हैं। आकृष्टीय ठोसों के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि ये अतिशीतित द्रव भी कहलाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर पुरानी खिड़कियां या पुरानी इमारतों में देखते हैं कि क्या होता है कि जो खिड़कियां लगी होती हैं कांच की, वो क्या होती हैं कि बहुत पुरानी खिड़कियां हो जाती हैं तो कांच ऊपर से देखते हैं तो वो हमें पतली दिखाई देती है और नीचे देखते हैं मोटी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कांच जो होती है वो द्रव के प्रभाव के कारण क्या हो जाती है कि नीचे जो होती है वो मोटी हो जाती है और ऊपर कैसी होती है, पतली। इसीलिए हम लोग कांच को भी अतिशीतित द्रव कहते हैं और ये सारे के सारे क्या होते हैं, आकृष्टीय ठोस कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए हमने जैसा कि आकृष्टीय ठोसों में बताया था वैसे ही इसमें बताएंगे कि इनमें घटक कण क्या क्या होते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयंस एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक की पुनरावृत्ति होती है और ये इनके बीच जो कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घ परास व्यवस्था होती है। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब हो गया कि ये जो होते हैं बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि इनकी जो व्यवस्था होती है वो बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ परास व्यवस्था। क्या कहते हैं, दीर्घ परास व्यवस्था। जैसे हम देखते थे कि आकृष्टीय ठोसों में लघु परास व्यवस्था, अर्थात इनके जो अणु, परमाणु अथवा आयंस थे वो छोटी छोटी रेंज में पाए जाते थे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर जिसे बोलते थे हम लोग, यानी लघु परास व्यवस्था। और क्रिस्टलीय ठोसों में कैसी पाई जाती थी, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक निश्चित मतलब जैसे कि हम देखते हैं NaCl का जो गलनांक होता है, यानी साधारण नमक का जो गलनांक होता है वो लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे ही नमक 1100 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करेंगे तो वो तुरंत किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो इनके गलनांक भी कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे विषमदैशिक प्रकृति। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि समदैशिक प्रकृति क्या होती है, विषमदैशिक प्रकृति क्या होती है। देखिए आकृष्टीय ठोस कैसे थे, समदैशिक। हमने बताया भी था कि समदैशिक क्या थे कि हर दिशा में जब भी हम उनके किसी एक ठोस का अध्ययन करेंगे तो हर दिशा में नापेंगे तो जब मान समान आएगा, मान किसका समान आएगा, ऊष्मीय प्रसार गुणांक का या अपवर्तनांक का। ठीक है, तो इनके मान जब भी समान आते हैं हर दिशा में तो उसे हम समदैशिक प्रकृति कहते हैं। और जब किसी अन्य क्रिस्टल का, जैसे क्रिस्टलीय ठोसों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हर दिशा में जब हम अपवर्तनांक या ऊष्मीय प्रसार गुणांक को नापेंगे या प्रकाश के वेग को नापेंगे तो हमें हर दिशा में अलग अलग दिखाई देगा। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस हमारे कैसे होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और इन्हें हम सत्य ठोस भी कहते हैं। इस चैप्टर में अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में तो हमें कम ही पढ़ना है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, इसीलिए इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे और अक्रिस्टलीय ठोसों को भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जानेंगे कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या हमारे क्रिस्टलीय ठोस
हो सकते हैं। और अगर हम बात करें निश्चित व्यवस्था का क्रम, तो हम देखते हैं कि जैसे नमक हो गया या चीनी हो गई, तो ये कोई क्रिस्टल बनाए थोड़ी ना जाते हैं, ये अपने आप ही उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, यानी क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं, NaCl हो गया, चीनी हो गया, डायमंड देखते हैं कि आप लोग एक निश्चित शेप में होता है। कैसी शेप में होता है, निश्चित शेप में होता है। ऐसे ही सिल्वर आयोडाइड और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। और चीनी हम देखते हैं कि चीनी कोई सांचों में नहीं ढाली जाती है। या मिश्री की बात करें, मिश्री जो बड़ी बड़ी चीनी का ही एक रूप होती है, यानी बड़े बड़े दाने होते हैं, तो क्या होता है कि वो कोई सांचे में नहीं डाली जाती है, वो अपने आप ही उसी का रूप ग्रहण कर लेती है, यानी उस आकृति की अपने आप ही हो जाती है। तो इनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, निश्चित है। हम आज समझेंगे लघु परास व्यवस्था को और दीर्घ परास व्यवस्था को। एक उदाहरण के द्वारा हम समझाना चाहेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसे लघु परास व्यवस्था पाई जाती है और क्रिस्टलीय ठोसों में कैसे दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। ये लघु परास और दीर्घ परास व्यवस्था के बारे में थोड़ा जान लीजिए, आसानी होगी। देखिए, जैसे हमने उदाहरण लिया है NaCl का। किसका उदाहरण लिया है, NaCl का। NaCl में क्या होता है, सोडियम आयन होते हैं और क्लोरीन आयन, यानी नमक में क्या क्या होते हैं, सोडियम आयन होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं। तो हम देखते हैं कि NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। इधर देखिए, ये सारे के सारे कैसे पाए जा रहे हैं, एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें, इनको ऐसे ही ऊपर भी बना सकते हैं और इनके पीछे भी ऐसी संरचना बना सकते हैं और इनके ऊपर भी ऐसी संरचना बना सकते हैं, जिसके कारण देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये संरचना लगातार जुड़ती रहती है, जिसके कारण ये बहुत ही लंबी चेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बहुत ही लंबी चेन बना लेते हैं, जिसके कारण इनमें क्या पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था। जैसे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके पीछे एक सोडियम आयन लगा होगा। जैसे इधर देखिए, एक सोडियम आयन ये लगा है इसके दाईं तरफ और एक सोडियम आयन लगा है इसके बाईं तरफ। अगर हम बात करें तो इसके सोडियम जो होगा वो एक इसके आगे होगा और एक पीछे, अर्थात एक क्लोरीन आयन को 6 सोडियम आयन घेरे होंगे। एक क्लोरीन आयन को कितने आयन घेरे होंगे, 6। ऐसी व्यवस्था लगभग बनती चली जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना लेते हैं, जिसे हम लोग दीर्घ परास व्यवस्था कहते हैं। ऐसे ही लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो कैसे पाए जाएंगे, छोटे छोटे ऑर्डर्स में, अर्थात इनके जो अणु होंगे वो अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित का मतलब उनमें कोई व्यवस्था ही नहीं होती है, वो पता नहीं कहां कहां पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ परास व्यवस्था क्या होती है और लघु परास व्यवस्था क्या होती है। आगे हमने एक वर्ड यूज किया था, समदैशिक प्रकृति और विषमदैशिक प्रकृति। तो हम चलिए आइए इसको भी जान लेते हैं कि समदैशिक प्रकृति क्या होती है और विषमदैशिक प्रकृति क्या होती है। चलिए आइए जानते हैं कि समदैशिकता क्या होती है और विषमदैशिकता क्या होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। समदैशिकता की बात करें तो समान कणों की पुनरावृत्ति से प्राप्त होते हैं और विषमदैशिकता की बात करें तो ये विषम कणों की पुनरावृत्ति से प्रदर्शित होते हैं। इससे पहले हम आपको NaCl का एग्जांपल्स बता चुके हैं। NaCl के एग्जांपल में हम देखते थे कि सोडियम और क्लोरीन आयन एकांतर क्रम में पाए जाते थे। उसी आधार पर हम समदैशिकता और विषमदैशिकता को परिभाषित करेंगे और इसको जानेंगे कि ये समदैशिकता और विषमदैशिकता होती क्या है। चलिए आइए जानते हैं समदैशिकता क्या होती है और विषमदैशिकता क्या होती है। यहाँ पर देखेंगे कि हमने प्रकाश की एक किरण ली जिसको CD मानते हैं। क्या मानते हैं? CD मानते हैं। CD में हम देखते हैं कि रेखा जो हमारी CD है इसमें कणों की जो व्यवस्था है, अर्थात हमने 2 प्रकार के कण लिए हैं, अर्थात ये द्विविमीय स्ट्रक्चर लिया है। अगर हम बात करेंगे तो हमने एक कणों को हमने केवल और केवल ब्लैक सर्कल में दर्शाया है और दूसरे को हमने रेड सर्कल में दर्शाया है। तो हम देखते हैं कि जो CD रेखा है ये अलग अलग प्रकार के कणों को टच कर रही है, हर एक दिशा में अलग अलग प्रकार के कणों को टच
कर रही है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो रेखा AB है वो एक साइड पर एक प्रकार के कणों को और एक साइड पर दूसरे प्रकार के कणों को टच करती है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो रेखा CD है, जो रेखा CD है वो देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कणों को टच कर रही है। अर्थात ये जो होती है रेखा CD जो है वो विषमदैशिकता को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? विषमदैशिकता को प्रदर्शित करती है। अर्थात विषमदैशिकता का मतलब क्या हो गया कि हम क्रिस्टलीय ठोसों के जो गुण होते हैं, भौतिक गुण जिन्हें बात करें, जैसे विद्युत चालकता या अपवर्तनांक या फिर हमने बोला था ताप का प्रभाव, तो हम देखते हैं हर एक दिशा में भिन्न भिन्न होता है। ऐसे ही हम बात करेंगे समदैशिकता की। समदैशिकता क्या होती है कि देखिए यहाँ पर एक प्रकार के कण एक साइड पर और एक प्रकार के कण एक साइड पर दर्शाए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि जो हमारी रेखा AB है ये समदैशिकता को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? समदैशिकता। अर्थात अगर हम बात करें कि समदैशिकता क्या होती है कि हर एक दिशा में मान इनका कैसा आएगा? समान आएगा। कणों की एक समान व्यवस्था होगी जिसे हम क्या कहेंगे? समदैशिकता कहेंगे। क्या कहेंगे? समदैशिकता। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। आगे भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।